अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्लासिफिकेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होती है, वर्ड टू वर्ड लर्निंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 2 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो कहते हैं कि साइंटिस्ट ने अभी तक ना 2 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 2 मिलियन 20 लाख काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया है। मतलब ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 में भी हमने इस बात को पढ़ा था कि साइंटिस्ट ने अभी तक 2 मिलियन 20 लाख जो काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। लेकिन दुनिया में क्या ज़मीन में इतने से ऑर्गेनिज्म है? नहीं, इससे कई ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है। ये तो वो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ साइंटिस्ट ने अभी तक आइडेंटिफाई किया है, इनको सिर्फ साइंटिस्ट ने पहचाना है, इनको स्टडी किया अभी तक, ठीक है। और इनमें से भी 2 मिलियन है ना, 2 मिलियन से जो 0.5 मिलियन है वो प्लांट की काइंड्स हैं, और 1.5 मिलियन है ना वो एनिमल्स की काइंड है। 2 मिलियन है ना, तो 1.5 और 0.5 2 हो गया। तो इनमें से भी 0.5 मिलियन, जो आधा मिलियन है वो काइंड ऑफ प्लांट्स हैं, और जो बाकी 1.5 मिलियन है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स है, जिनको साइंटिस्ट ने अभी तक स्टडी कर लिया है, ठीक है। वो कहते हैं कि इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल काइंड। ये तो थोड़ी सी परसेंटेज है टोटल काइंड्स की जो कि लिव ऑन द अर्थ, ज़मीन पे रहती है। ज़मीन पे इससे कई ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ये तो बहुत थोड़ी वैरायटी है जो साइंटिस्ट ने अभी तक ढूंढी है। हालांकि आपको लग रहा होगा कितनी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन पे बनाए हुए हैं। एवरी ईयर, हर साल बायोलॉजिस्ट जो होते हैं ना वो डिस्कवर करते हैं थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर साल थाउजेंड्स, हज़ारों न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, नई मुख्तलिफ किस्म के हज़ारों ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया जा रहा है, ठीक है। अब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हैं, इनको स्टडी करना, एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने ना क्या किया, क्लासिफिकेशन का सिस्टम बना दिया। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है, क्या अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या मकसद होता है? इसमें ना ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, ठीक है, ताकि आसानी स्टडी करने में आसानी हो जाए। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको एग्जांपल दी थी। ये देखें, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप, ये मैंने ग्रुप 1 बनाया, ग्रुप 2 बनाया। अब ग्रुप 1 में इतने ऑर्गेनिज्म सारे मौजूद हैं, इन तमाम को मैंने क्लासीफाई किया और एक ग्रुप 1 में ये सारे ऑर्गेनिज्म डाल दिए। अब ग्रुप 1 में क्या है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म की करैक्टरिस्टिक सिमिलर है, ठीक है। अगर इस ग्रुप में मैं एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लूँ, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं सिर्फ एक ग्रुप को ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लूँ, बाकियों को ना भी स्टडी करूँ तो मेरा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे ऑर्गेनिज्म की भी करैक्टरिस्टिक सिमिलर हैं, उसी जैसी करैक्टरिस्टिक है, इसलिए मुझे हर एक को स्टडी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन का फ़ायदा हुआ ना, आपने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया तो ऐसा मुमकिन हुआ। इसी तरीके से ग्रुप 2 में कई ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, ऑर्गेनिज्म 1 2 3 4 5 ठीक 6, ठीक है। तो आप इसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लो तो आपको पता लग जाएगा बाकी सारे ऑर्गेनिज्म की भी करैक्टरिस्टिक वही हैं, ठीक है। समझ आ गई? जिस तरह मैमल्स हैं, मैमल्स में क्या है कि चिंपैंजी हो गए, मंकीज़ हो गए, ह्यूमन बींग हो गए, तो ये तकरीबन इनका डीएनए जो होता है ना मिलता है आपस में। लाइक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक जो चिंपैंजी होते हैं ना, इनका तकरीबन 99% डीएनए ह्यूमन बींग से मिलता है, सिर्फ 1% है जिसकी वजह से हम चिंपैंजी से मुख्तलिफ हैं। तो अगर आप उनको स्टडी कर लो, उनका डीएनए स्टडी कर लो या हमारा डीएनए स्टडी कर लो, एक ही बात है। तो साइंटिस्ट ने दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया, मैमल्स वाले ग्रुप में, ठीक है। समझ आ गई? कुछ कुछ करैक्टरिस्टिक डिफरेंट होती हैं लेकिन ज़्यादातर करैक्टरिस्टिक सेम ही होती हैं, ठीक हो गया। तो क्लासिफिकेशन क्या है? वो कहते हैं कि टू बेटर स्टडी, बेहतर स्टडी करने के लिए सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इतनी ज़्यादा कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा मौजूद हैं, उनको अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट उनको क्लासीफाई करना शुरू कर देते हैं। अब क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आ गई। क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में और ग्रुप्स के आगे सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पे, उनमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपस में, क्या क्या चीज़ें उनमें मुशाबिया हैं, क्या मिलती हैं आपस में, क्या क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, क्या क्या फ़र्क है फाउंड इन देम, उसकी बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म को आपने डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है? ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। किसकी बुनियाद पर डिवाइड करना है? सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर, ठीक हो गया। ये क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आपने अच्छे से याद कर लेनी है। अब ना आगे जाके हम पढ़ेंगे टू सिस्टम ये हमारे पास ना मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, लाइक 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम। ये डिटेल्स आप ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन होती क्या है, इसके मकासद क्या हैं, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, क्या मकसद है क्लासिफिकेशन का, कि किस असूल पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, अभी तो हमने पढ़ा, ठीक है। हमारा क्या मकसद है क्लासिफिकेशन करने का? टू डिटर्मिन करना क्या सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द ऑर्गेनिज्म के दरमियान में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या चीज़ें नहीं मिलती, वो उन चीज़ों का तयन करना ऑर्गेनिज्म के दरमियान में, सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली, ताकि हम उनको आसानी से स्टडी कर सकें उन ऑर्गेनिज्म को। नंबर 1। नंबर 2, हमारा क्लासिफिकेशन करने का ऑर्गेनिज्म को क्या मकसद है? पहला ये मकसद है उनके दरमियान में सिमिलरिटीज़ को निकालना और डिफरेंसेस को निकालना, ठीक। दूसरा क्या है? टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म के दरमियान में रिलेशनशिप निकालना। एवोल्यूशनरी का मतलब होता है
जहाँ से हम बने हैं। जिस तरह के साइंटिस्ट का कहना है कि जो ह्यूमन बींग होते हैं ना वो सबसे पहले किससे बनते हैं, वो आप डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के दरमियान में निकालना, जैसा कि ह्यूमन जो चिंपैंजी हैं ये दोनों को सेम ग्रुप में रखा गया, क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया इनका 99 to 98% डीएनए जो होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए दोनों को एक ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। तो ये जब हमने उन दोनों को एक ग्रुप में रखा क्लासिफिकेशन के प्रोसेस के तहत, तो इस तरह इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें पता लग गया। एवोल्यूशन का मतलब है जहाँ से आप बने हो, जहाँ से आपका इर्तिका हुआ है। तो आपको पता लग गया कि ह्यूमन और चिंपैंजी जो है ना वो एक ही किसी इंसेस्टर से बने होंगे, हमारा कोई एक इंसेस्टर है जिससे हम दोनों बने हैं, सही हो गया। तभी तो हम दोनों का डीएनए 99 to 98% सेम है, सही हो गया। तो इस तरीके से जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपको पता लग जाता है वो ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने हैं, उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, वो किस किस चीज़ से बने हैं, उनका इंसेस्टर क्या एक था या मुख्तलिफ थे, इस तरीके से, ठीक है। ये दो मकासद है क्लासिफिकेशन की, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब बायोलॉजिस्ट होते हैं ना वो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन में हम यही तो करते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में, किस बुनियाद पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पे। लाइक ग्रुप 1 में वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक जैसे हैं, ग्रुप 2 में वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक जैसे हैं, तो उनकी जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है ना उनकी बुनियाद पर हम उनको क्लासीफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं रिसेंट टाइम्स में, मौजूदा टाइम में अलबत्ता हम ना जेनेटिक्स का भी सहारा ले रहे हैं, हम जेनेटिक्स को भी देखते हैं। जेनेटिक्स का क्या मतलब है? वो जो ऑर्गेनिज्म है ना उस ऑर्गेनिज्म का सेल होगा, सारी ऑर्गेनिज्म तो सेल से मिलकर बनी होती हैं, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, आप आगे जाके चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगी न्यूक्लियस क्या है, सब कुछ क्या है। तो वो जो सेल्स है ना, ये फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है, सेल के दरमियान में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है ना वो डीएनए पड़ा होता है, ऐसे करके साइंटिस्ट इस डीएनए को बाहर निकालते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये डीएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और इस डीएनए के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको जीन्स कहते हैं, एक जीन, ये दूसरी जीन, छोटे छोटे डीएनए के टुकड़ों को जीन्स कहते हैं। तो उन जीन्स को स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, और अगर जिस तरह के साइंटिस्ट ने ह्यूमन के भी डीएनए को निकाला, चिंपैंजी के भी डीएनए को निकाला, तो उन्होंने देखा कि ह्यूमन और चिंपैंजी दोनों के जो डीएनए के ऊपर जीन्स है ना वो तो बिल्कुल एक जैसी हैं, 99% एक जैसी हैं। तो उन्होंने उठा के दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया, सही हो गया। तो रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई ना, ज़्यादा तरक्की आ गई है, तो क्योंकि आप डीएनए को निकाल के स्टडी कर सकते हो, तो साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है, जेनेटिक्स से भी मदद लेना शुरू कर दिया है, ठीक है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, जेनेटिक सिमिलरिटीज़ देखते हैं और डिफरेंसेस देखते हैं अमंग द ऑर्गेनिज्म के अंदर, देखते हैं कि जेनेटिकली उनकी जीन्स में कितना को फ़र्क है और क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या फ़र्क है उनके जीन्स में, ठीक है। फिर वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये जो जीन्स वाली इन्फॉर्मेशन होती है ना इसको इस्तेमाल करते हैं टू नो द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उन दो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को निकालने के लिए। मतलब आजकल आप जीन से भी मदद ले रहे हो, जेनेटिक स्टडी से भी हेल्प ले रहे हो, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया, आपने डीएनए को निकालना है, डीएनए के ऊपर जीन्स होती हैं, उन जीन्स को स्टडी करना है दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर आपने देखना अच्छा इन दोनों की तो जीन्स बहुत बहुत हद तक आपस में मिल रही हैं, इन दोनों को एक ग्रुप में डाल देते हैं। इसका मतलब है दोनों एक इंसेस्टर से आए हुए होंगे, इनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ से बने होंगे, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने होंगे, तो उन दोनों को हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, सही हो गया। तो ये हमारे पास आ गया क्लासिफिकेशन, हमने पढ़ लिया। अब हम क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस पढ़ते हैं, फ़ायदा क्या क्लासिफिकेशन का, ठीक है, क्यों हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, ये पेपर में आ सकता है, एडवांटेजेस बताएं आप, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अलाउज बायोलॉजिस्ट, क्लासिफिकेशन अलाउ करती है बायोलॉजिस्ट को टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर, ताकि सिमिलर ऑर्गेनिज्म सारे के सारे जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म है उनको एक ग्रुप में डाल दें, मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई, ताकि आसानी हो जाए उनको आइडेंटिफाई करने में, एंड अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक, और उनकी खसूसियात को समझने में आसानी हो जाए, उनके रिलेशनशिप को समझने में, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, क्लासिफिकेशन से हमें मदद मिलती है समझने में, क्या समझने में, द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ज़मीन पे जो इतनी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी वैरायटी पाई जा रही है, हम उसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जैसा कि आप ये सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे ग्रुप 1 में होंगे, ग्रुप 1 में फॉर एग्जांपल कितने ऑर्गेनिज्म हैं, ये फॉर एग्जांपल इतने ग्रुप 1 में ऑर्गेनिज्म हैं, तो आप आराम से, आपको पता है कि ग्रुप 1 में सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं ना उनकी सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पे, तो ये सारे एक जैसे हैं। तो अगर मैं एक को भी स्टडी कर लूँ ना तो इसका मतलब मैंने सबको स्टडी कर लिया, तो कितनी आसानी की बात है, ठीक है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन का क्या मकसद है, इसने बायोलॉजिस्ट को अलाउ करना है कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाए, ग्रुप किया जाए एक ही जगह पे, ताकि उनको हम आइडेंटिफाई आराम से कर सकें, उनको आराम से हम समझ सकें, हमें समझने में आसानी हो जाए। किस चीज़ को समझने में आसानी हो जाए, उन ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उन ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को, उन ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझने में आसानी हो हमें, ठीक है। और इसके अलावा आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ पे जो होती है आप उसको भी समझ पाते हो, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 पे क्लासिफिकेशन जो है ना, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशी,
फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि आपकी फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी है घर में, ठीक है, लाइब्रेरी में अगर बुक्स रैंडमली अरेंज होंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि साइंस की कौन सी बुक है, हिस्ट्री की कौन सी बुक है। यही अगर आप बुक्स को अच्छे तरीके से अरेंज कर दो, उनको क्लासीफाई कर दो अच्छे तरीके से, ठीक है, मतलब ये सारी साइंस की, इस कैटेगरी में सारी साइंस की बुक्स पड़ी हुई हैं, इस कैटेगरी में सारी हिस्ट्री की बुक्स पड़ी हुई हैं, इस कैटेगरी में सारी लाइक मैथमेटिक्स की बुक पड़ी हुई हैं, तो आपको आराम से वो बुक निकालोगे और आराम से उसको पढ़ लोगे, कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी आपको। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन में भी क्या है, क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग। इसने एक फ्रेमवर्क आपको प्रोवाइड करना है जिसमें आप स्टडी कर सकते हो ऑर्गेनिज्म को बड़े अच्छे तरीके से, एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशी, और डिफरेंट स्पीशी को आपस में अच्छे से कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया होगा तो आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो स्टडी, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे क्या है, इट एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये जो क्लासिफिकेशन है इसने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान में इंटर रिलेशनशिप की को एक्सप्लेन करना है। लाइक एक पॉन्ड है, एक पॉन्ड में मछली भी रह रही है और फ्रॉग भी रह रहा है, फिश भी रह रही है, फ्रॉग भी रह रहा है, दोनों पानी में रह रहे हैं, इसका मतलब दोनों हो सकते हैं कुछ ना कुछ हद तक रिलेटेड हो, ठीक है, फिश और फ्रॉग दोनों। तो इस तरीके से इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वेरियस ऑर्गेनिज्म है उनको आपस में रिलेट करके भी बताना है। नंबर 4 हो गया। नंबर 4 पे हम बात करते हैं, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशी। इसने न्यू स्पीशी को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, उनको डिस्कवर करने में मदद देनी है, ठीक है। एंड इन अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का से मुराद है कि वो किस ऑर्गेनिज्म से बने हैं, उनका क्या एंसेस्टर था, वो किससे बने हैं, मतलब उनका बाप दादा कौन था, उसको भी ट्रेस करने में मदद देनी है। क्लासिफिकेशन है, मिसाल के तौर पर आपने एक नया बर्ड डिस्कवर किया है, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा है ये बर्ड, एक नया ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया, आपको नहीं समझ आ रहा है क्या है, बर्ड है क्या है, तो आपने उसको स्टडी किया, आपने उसका डीएनए निकाला, जीन्स, उसकी जीन्स को स्टडी किया, फिर आपने देखा कि उसके पास पर हैं, फीदर्स हैं, ठीक है, फिर आपने देखा कि उसके पास बोन्स वगैरह ऐसी ऐसी हैं, तो आपने देखा कि ये तो बाकी बर्ड्स की तरह ही का ऑर्गेनिज्म लग रहा है, तो आपने उसको बर्ड्स वाली कैटेगरी में डाल दिया, सही हो गया। तो इस तरह जो न्यू स्पीशी डिस्कवर हुई, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छे से उसको पहचान आइडेंटिफाई कर लिया, और आइडेंटिफाई करके उसको एक नए ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग, और इससे आप उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पता लगा सकते हो। लाइक आपने उसका डीएनए स्टडी किया उस बर्ड का, तो आपको पता लगा इसका डीएनए तो बाकी जो परिंदे हैं ना उन्हीं से ही मिल रहा है, तो इसका मतलब है परिंदा ही होगा, परिंदों वाली कैटेगरी में डाल दिया। इसका मतलब है जिस एंसेस्टर से बाकी परिंदे बने होंगे उससे ये बना होगा कि क्योंकि इनका डीएनए सेम जा रहा है, सही हो गया। इस तरीके से आप ना मुख्तलिफ स्टडी करके इस बात का पता लगाते हो। क्लासिफिकेशन से मुमकिन होता है। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर द बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। इसने पूरी दुनिया के जो बायोलॉजिस्ट है ना, इनको एक कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करनी है। कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, आप ना आगे जाके पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम होता है जिसमें आप ना लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना उनको साइंटिफिक नाम देते हो। जिस तरह के अनियन है, प्याज, अब ये जो अनियन है इसको आपके मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में कोई गंडा इसको कहता है, कोई पंजाबी में कोई इसको बेसल, वैसल, इसके ना मुख्तलिफ नाम है, इंग्लिश में इसको अनियन कहते हैं। अब एक जगह का साइंटिस्ट है, उसको वो बोल रहा हो ये अनियन है, मैं कहूँ नहीं भाई ये गंडा है, तो ये तो लड़ाई हो जाएगी। वो उसको समझ नहीं आ रहा मेरी क्या बात है, मेरी समझ नहीं आ रहा उसको क्या, उसकी क्या बात है मुझे, ठीक है। तो हम एक साइंटिस्ट ने ना क्या किया, एक साइंटिफिक नेम रखा हुआ है उस ऑर्गेनिज्म का। लाइक इसका साइंटिफिक नेम है एलियम कैपा। वो कहेगा एलियम कैपा, मुझे समझ आ जाएगा वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो अनियन के बारे में बात कर रहा है। एलियम कैपा अनियन को कहते हैं। तो इस तरीके से सारी दुनिया के साइंटिस्ट को ये बात का पता है कि अनियन का साइंटिफिक नेम एलियम कैपा है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की वजह से मुमकिन हुआ कि इसने कॉमन लैंग्वेज दे दी। एक कॉमन लैंग्वेज है बायोलॉजिस्ट को, अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट को पता है कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये साइंटिफिक नाम है। तो जो अगर वो कभी इकट्ठे बैठे हो ना, तो वो उन्हीं नामों को इस्तेमाल करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, बातचीत का प्रोसेस बड़ा मौसर हो जाता है इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में, सही हो गया। इस तरह तो समझ ही ना आता कि वो अनियन बोल रहा है, मैं बेसल बोली जा रही हूँ, वेसल बोली जा रही हूँ, पाकिस्तान का साइंटिस्ट कुछ और बोल रहा है, इंडिया का साइंटिस्ट और अमेरिका का साइंटिस्ट और बोल रहा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कॉमन लिविंग नाम दे दिया है, ठीक है। ये बहुत आसानी हो गई है, तो ये क्लासिफिकेशन की वजह से मुमकिन हो पाया। तो ये सारा हमने क्लासिफिकेशन को डिटेल से पढ़ा। अब हम थोड़ा टैक्सोनॉमिक रैंक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होते हैं। अच्छा, टैक्सोनॉमिक रैंक्स में क्या होता है कि क्लासिफिकेशन वाले सिस्टम में ना, ये देखें ये रैंक्स हैं डिफरेंट, आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना डोमेन में हम क्लासीफाई करते हैं। जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनको हमने डाला हुआ है 3 डोमेन में, सही। फिर 3 डोमेन को हमने मज़ीद क्लासीफाई किया। मज़ीद डोमेन को मतलब क्लासीफाई से मुराद है मज़ीद डोमेन के अंदर किंगडम्स आ जाते हैं, ठीक। कितने किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स हैं। फिर किंगडम्स के आगे अंदर मज़ीद फाइलम आ जाते हैं, कितने भी फाइलम हो सकते हैं। फाइलम के अंदर मज़ीद क्लासेस आ जाती हैं, क्लासेस के अंदर मज़ीद ऑर्डर्स आ जाते हैं, ऑर्डर्स के अंदर मज़ीद फैमिलीज आ जाती हैं, फैमिलीज़ के अंदर मज़ीद जेनस आ जाते हैं, जेनस के अंदर मज़ीद स्पीशी आ जाती हैं। तो ये सारा आपने ना
अच्छे तरीके से याद करना इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करना है, मैंने ऐसे याद किया था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी। बस इसको जल्दी से ना कोई 5-10 बार आपको पढ़ेंगे तो आपको ये ज़ुबान में रट जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से अपनी ज़ुबान पे चढ़ा लें, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी। सही। अब हम इसको पढ़ते हैं। ये रैंक्स होते हैं, इसको कहते हैं रैंक्स, ये सारे रैंक्स हैं, ठीक है। अच्छा, टैक्सोनॉमिक रैंक्स क्या होते हैं? वो ग्रुप्स जिनमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है जी। वो ग्रुप्स जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है, ठीक है, उनको कहते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं ये। और ये जो स्टडी होती है ना, इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था टैक्सोनॉमी क्या होती है। टैक्सोनॉमी वो स्टडी होती है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो ये हम टैक्सोनॉमी पढ़े हैं, ये सारी की सारी ना। अच्छा, स्वीडिश बॉटनिस्ट था एक साइंटिस्ट, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको याद भूल गया हो, हमने कहाँ टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था। नहीं, यहाँ पे नहीं, ये देखें, हाँ ये देखें, ये टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में उनकी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पे। तो हम वही यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो स्वीडिश एक बॉटनिस्ट था, उसका नाम था कैरल लीनियस। उसने ये सिस्टम दिया है, ये डिवाइस उसने तदबीर किया था, द लीनियन सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक रैंक्स, के टैक्सोनॉमी के अंदर रैंक्स बनाए जाएँ। तो उसको उसने नाम दे दिया लीनियन सिस्टम, अपने नाम की बुनियाद पर ना। कार्लस लीनियस था, कैरल लीनियस था, तो उसने लीनियन सिस्टम नाम दे दिया, ठीक है। और ये उसने 1735 में सिस्टम दिया था। इस सिस्टम में क्या होता है, मुख्तलिफ रैंक्स होते हैं, इनको कहते हैं टैक्सोनॉमी में है, तो टैक्सोनॉमिक, और ये सारे रैंक्स हैं, ठीक हो गया। ये उसने क्लास दिए थे कैरल लीनियस ने, ठीक। इस सिस्टम के मुताबिक लीनियस क्या कहता है, लीनियस ने हमें तजवीज़ दी, किस चीज़ की तजवीज़ दी, 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स। उसने हमें 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स दिए थे लीनियस ने। कौन कौन से? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी, ये 7। लेकिन हमने तो ऊपर वो भी पढ़ा है ना, डोमेन वाला इसने नहीं दिया था कैरल लीनियस ने। डोमेन वाला एक मजीद बाद में साइंटिस्ट आया था, उसने ऐड कर दिया था, ठीक हो गया। फिर 1977 में वही ना, उन्होंने कहा रैंक, जो डोमेन का रैंक था ना, वो बाद में ऐड किया गया, वाज एडेड टू दिस सिस्टम। पहले डोमेन का रैंक नहीं दिया था कैरल लीनियस ने, उसने किंगडम से बात शुरू की थी। ये देखें, ये है ना, एक तो कैमरा में ज़्यादा व्यू भी नहीं आता, ये देखें, ये ऑर्गेनिज्म है। उसने डोमेन की बात नहीं की थी, उसने सिर्फ यहाँ से बात शुरू की थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी। किसने? कैरल लीनियस ने। बाद में एक साइंटिस्ट आया था, उसने फिर डोमेन वाला रैंक ऐड किया था। अच्छा, टैक्सोनॉमिक रैंक्स जो होते हैं ना, उनको अब मजीद डिफाइन कर लेते हैं एक एक करके। क्या होते हैं? सबसे पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। वो कहता है हाईएस्ट जो रैंक है ना, सबसे टैक्सोनॉमी में जो हाईएस्ट रैंक है वो डोमेन का रैंक है, सबसे ऊपर डोमेन है ना। अच्छा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने ना 3 डोमेन्स में क्लासीफाई किया हुआ है। कौन कौन से 3 डोमेन्स हैं? आर्की, बैक्टीरिया, यूकेरिया। ये 3 डोमेन आपने अच्छे से याद कर लेनी है, आर्की, बैक्टीरिया, यूकेरिया, बस कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर डोमेन को हमने मजीद क्लासीफाई किया किंगडम के अंदर, सही है। मतलब अगर ये डोमेन है ना, तो ये डोमेन है, डोमेन के अंदर मजीद किंगडम्स है, ये किंगडम, ये किंगडम, ये किंगडम, ठीक है। 5 किंगडम होते हैं डोमेन के अंदर, 4 किंगडम, 5 किंगडम। हर किंगडम को फिर मजीद क्लासीफाई किया गया फाइलम के अंदर, सही। फिर जो फाइलम होगा उसको मजीद क्लासीफाई किया गया ऑर्डर के अंदर, फिर ऑर्डर से मजीद फैमिलीज़ हैं, फिर फैमिली से मजीद जेनस है, ऐसे करके क्लासिफिकेशन हमने की हुई है। समझ आ रही है आपको? तो डोमेन को फर्दर डिवाइड किया गया किंगडम्स के अंदर। मिसाल के तौर पर डोमेन, अच्छा 3 डोमेन है ना, ये वाले डोमेन, ये डोमेन, ये डोमेन। तो जो यूकैरिया डोमेन है ना, उसमें मजीद कितने, क्योंकि हर डोमेन के अंदर मजीद किंगडम है, इसके अंदर भी मजीद किंगडम, इसके अंदर भी किंगडम, इसके अंदर भी किंगडम। जो यूकैरिया डोमेन है उसके अंदर मजीद 4 किंगडम्स है, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा। सही हो गया। ये देखें, ये उन्होंने डोमेन दिखाई हुई है, ये आगे आप जाके पढ़ेंगे। ये 3 डोमेन सिस्टम है, 3 डोमेन्स है, आर्की डोमेन है, बैक्टीरिया डोमेन है, यूकेरिया डोमेन है। देखें, आर्की डोमेन में कौन, एक किंगडम है, ठीक। बैक्टीरिया जो डोमेन है ना, डोमेन के अंदर किंगडम्स आने हैं, आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। या जब आपने पढ़ा होगा ना किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशी, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। डोमेन के अंदर किंगडम्स आने हैं। अब बैक्टीरिया डोमेन के अंदर कौन सा किंगडम है? एक किंगडम है, किंगडम यू बैक्टीरिया। और यूकैरिया डोमेन के अंदर मजीद 4 किंगडम्स हैं, 1 2 3 4। ये यूकैरिया के अंदर आते हैं, ये, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया। ये एक बार आप याद कर लेंगे तो एक बार बस मुश्किल होगी, फिर बाद में याद रहेगा, ठीक है। वही उन्होंने कहा हुआ है कि डोमेन को मजीद किंगडम्स में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो यूकैरिया डोमेन है ना, उसके अंदर 4 किंगडम्स है। समझ आ गई? अब हमने पढ़ा था कि डोमेन के आगे क्या होता है, डोमेन के आगे, सॉरी, किंगडम के आगे होता है फाइलम। स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने आपको बताया था कि हर डोमेन के अंदर मजीद क्या होते हैं, किंगडम्स होते हैं ना, और किंगडम के अंदर मजीद फाइलम होते हैं। तो
अब हम फाइलम को पढ़ रहे हैं तो किंगडम्स के अंदर मजीद फाइलम होते हैं। किंगडम को मजीद डिवाइड, हर किंगडम को डिवाइड किया गया है डिफरेंट रिलेटेड फाइला या फाइलम के अंदर, ठीक है। तो हर फाइलम के अंदर भी मजीद क्या है, देखें फाइलम है, फाइलम के अंदर मजीद क्लासेस होती हैं, तो हर फाइलम को डिवाइड किया गया मजीद क्लासेस के अंदर। क्लास के अंदर क्या होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं। ये देखें क्लास के अंदर ऑर्डर्स हैं, तो हर क्लास को मजीद डिवाइड किया गया है रिलेटेड ऑर्डर्स के अंदर। ऑर्डर के अंदर फैमिली होती है, तो हर ऑर्डर को डिवाइड किया गया है, हर ऑर्डर को मजीद डिवाइड किया गया है किसमें, रिलेटेड फैमिलीज़ में। और फिर फैमिली के अंदर मजीद जेनस होते हैं, तो हर फैमिली को मज़ीद डिवाइड किया गया है जेनस के अंदर, और हर जेनस के अंदर मज़ीद स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है। ये देखें हर जेनस के अंदर मज़ीद स्पीशी देखें, एक जेनस, ये जेनस है, जेनस के अंदर 1 2 3 4 5 कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है, उन्होंने एक स्पीशी दिखाई हुई है, तो हर जेनस के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी। तो स्पीशी जो है ना वो लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन था वो डोमेन था, है ना। जो लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो स्पीशी है। ये वाली जो स्पीशी है ना वो लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो स्पीशी के बारे में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। स्पीशी की डेफिनेशन आ जाती है पेपर में, क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे एक जैसे ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है उसको स्पीशी कहते हैं। दैट कैन इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके। इंटर का मतलब होता है अमंग, ठीक है, आपस में ब्रीड कर सकें एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। ये मैं बताती हूँ आपको क्या है स्पीशी। जिस तरह ह्यूमन की स्पीशी है, ठीक है, डियर की, लाइन की पूरी स्पीशी है, मतलब ह्यूमन की स्पीशी में बात करो, सारे के सारे ह्यूमन बींग ही है ना, तो ग्रुप है किसका, सिमिलर ऑर्गेनिज्म का, सारे के सारे ह्यूमन बींग है। दैट कैन इंटरब्रीड, ह्यूमन बींग आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं ना, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं आपस में। ह्यूमन के साथ ही करेगा, ह्यूमन कौन सा लाइन के साथ जाके करेगा, इसी तरीके से लाइन के साथ करेगा, तो पूरी एक लाइन की स्पीशी है। डियर की बात कर लो, हिरन की बात कर लो, हिरन के साथ इंटरब्रीड करेगा तो डियर की पूरी स्पीशी होगी। और उन्होंने क्या करना है, जब इन्होंने इंटरब्रीड करना है ना, तो बदले में कैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल का मतलब होता है जो मजीद रिप्रोडक्शन कर सकें, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, जो मजीद रिप्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। तो स्पीशी क्या है, ह्यूमन बींग के बारे में आप ना उसको दिमाग में रख के याद करो कि ग्रुप है सिमिलर ऑर्गेनिज्म का, सारे एक जैसे ऑर्गेनिज्म है, जो क्या कर सकते हैं, नंबर 1 इंटरब्रीड कर सकते हैं, दूसरा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 शर्तें होती हैं स्पीशी में, जो इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। जिस तरह म्यूल होता है, खच्चर जो होता है ना, ये स्पीशी में नहीं शामिल होता। क्यों? क्योंकि म्यूल कैसे बनता है, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी, इन दोनों को आपस में वो इंटरब्रीड कराते हैं, जिसकी वजह से ये म्यूल बनता है। और म्यूल मजीद रिप्रोडक्शन ही कर सकता, फर्टाइल नहीं है, तो इसलिए हम म्यूल को स्पीशी वाली डेफिनेशन में नहीं डालते। म्यूल एक स्पीशी नहीं है क्योंकि वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस नहीं करता। दोनों शर्तें पूरी होना ज़रूरी हैं स्पीशी के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, ये बस आपने अच्छे से सारा याद कर लेना है कि किंगडम, डोमेन के अंदर किंगडम्स हैं, किंगडम्स के अंदर मजीद काफ़ी ज़्यादा फाइलम होंगे, फाइलम के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लासेस होंगी, क्लासेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे, फिर एक ऑर्डर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, फिर एक फैमिली के अंदर काफ़ी ज़्यादा जेनस है, और एक जेनस के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीशी होती हैं। अब ये देखिए नीचे ना क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई, बस एक ये टेबल इसमें हम पढ़ लेते हैं, फिर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन अगले लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ये पिछले 9th क्लास की जो बुक थी ना उसमें उन्होंने सिर्फ ह्यूमन और पी को दिया हुआ था, अभी उन्होंने फ्रूट फ्लाई को भी ऐड कर दिया है। अच्छा, डोमेन हमने ना अब फ्रूट फ्लाई की बात करनी है, ठीक है। ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन की बात करनी है, और उसको सारे जो हमने ऊपर डोमेन्स बनाई थी ना, सारे के सारे रैंक्स बनाए थे, उनमें डालना है। जैसा कि ह्यूमन जो है ना, उसकी डोमेन क्या है, ह्यूमन की डोमेन यूकैरिया है। डोमेन का किंगडम आता है ना, तो ह्यूमन की किंगडम क्या है, ह्यूमन एनिमेलिया। ह्यूमन है उसका फाइलम क्या है, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारा फाइलम कोर्डेट है। जो हमारी क्लास है मेमेलिया है, हमारा जो ऑर्डर है वो प्राइमेट्स है, हमारी जो फैमिली है वो होमोनिडेई है, जेनस है होमो, स्पीशी होमो सैपियंस। तो ये आपने सारा याद करना, इंपॉर्टेंट होता है, आ सकता है पेपर में, ठीक है। पी का इस तरह आपने याद कर लेना है। तीनों का ना डोमेन एक ही है, यूकैरिया। देखें किंगडम जो है ना, ये ह्यूमन और फ्रूट फ्लाई दोनों एनिमल्स में आते हैं ना, तो दोनों का एनिमीलिया। पी जो है वो तो प्लांट है, तो उसका प्लांटी किंगडम है, आसानी हो गई, ठीक है। फाइलम जो है ना, अलबत्ता पी का थोड़ा याद करना है, मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है। और मैग्नोलियोप्सिडा जो इसकी क्लास है, फिबेल्स ऑर्डर है, और फिबेशी इसकी फैमिली है, और पाइसम इसका जेनस है, और पाइसम सैटिवम इसका स्पीशी है, नाम है। मतलब पी का साइंटिफिक नाम पाइसम सैटिवम है, और ह्यूमन बींग का जो साइंटिफिक नाम है वो होमो सैपियंस है, हम होमो सैपियंस हैं, ठीक है। फ्रूट फ्लाई जो होती है ना, इसका डोमेन यूकैरिया है, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डायप्टेरा, फैमिली ड्रोसोफाइलिडी, और जेनस ड्रोसोफाइला, स्पीशी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये खास तौर पर ना स्पीशी नेम तो ज़रूर याद करना है, इसको नहीं छोड़ना, स्पीशी नेम इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है, बाकी भी याद करने की कोशिश करें, ठीक है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। हमारी वीडियो चैनल को काइंडली आप सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह इसी तरीके से हम पूरी बायोलॉजी कवर करवाएंगे, वर्ड टू वर्ड लर्निंग करेंगे पूरी बायोलॉजी की। 9th क्लास की बायोलॉजी आपको इंशाल्लाह आसान लगेगी, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।